ऑन दैट नोट हम इसकी रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। मैं जल्दी से आपको क्विकली मेंटोरशिप सेशंस के बारे में बता देती हूँ। और ज़्यादा हमारी कोशिश यही थी कि इसको हम इंटरेक्टिव सेशन के तौर पे रखें। एंड ऑल दो अराउंड 57 पीपल साइंड अप, बट जस्ट अबाउट आई थिंक 6 ऑफ यू आर हियर। बट इट्स ओके, बिकॉज क्योंकि हमने सबको टाइम दिया और आप लोग आगे हैं तो वी हैव टू रिस्पेक्ट योर टाइम ऑल्सो। तो इसलिए हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे। फ्लैश मेंटोरशिप जो होती है वो बेसिकली इट्स वन ऑफ सेशंस एंड दे आर सपोज टू बी कोई उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होती। एंड दे मोर टारगेटेड सेशंस एंड स्पेसिफिक इश्यूज या चीज़ों के ऊपर होते हैं जिसके ऊपर आपको एक गाइडेंस ले सकते हैं। यूजुअली जो आपके वर्क प्लेस में आपके सीनियर्स होते हैं, आपके बॉसेस होते हैं, वो हर वक्त आपको फ्लैश मेंटोरशिप कर ही रहे होते हैं इन वन वे और इन अदर। मतलब स्पेशली अगर आप लकी हैं कि आपके बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट देयर टाइम एंड इन ट्रेनिंग यू। तो कोई ना कोई छोटी एडवाइस आपको अगर वो दे रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो सब कुछ बेसिकली फ्लैश मेंटोरशिप के कॉन्सेप्ट में आता है। ये दूसरे मेंटोरशिप प्रोग्राम से इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम mentor mentee don't have to be with each other, because the nature of this mentorship is very different. So हमने मंथली बेसिस के ऊपर ये सेशंस डिज़ाइन किए हैं। हर मंथ एक मेंटोर डेजिग्नेटेड होंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से दे दी जाएगी। एंड अगर कोई भी उसमें इंटरेस्टेड है उस एरिया के बारे में मज़ीद जानने के लिए, तो वो साइन अप कर सकते हैं। दीज आर फ्री सेशंस एंड वो घंटा डेढ़ जो भी कॉन्वर्सेशन होगी, they will have an opportunity to ask questions about the field that the mentor is working in. Now the topic that I chose for my session is not from any specific field, but it's more to do with general stuff कि आपका इतना कंपटीशन है, इतने लोग ये डिग्री कर रहे हैं, वही डिग्री है, वही चीज़ें पढ़ के सब आ रहे हैं, तो क्या वो ऐसी क्वालिटीज़ हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं which will help you stand out from the competition? What are the things that the employers are thinking about? What are the things that work in the professional domain? जब आप काम करना शुरू करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जा सकती हैं? अक्सर कॉन्वर्सेशन जो है होती है राइट्स के ऊपर, कि हमारे एज प्रोफेशनल्स राइट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट पास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड का इशू अराइज हुआ। यंग लॉयर्स की पे पैरिटी का इशू बहुत राइज हुआ। लॉ फर्म्स क्या पे कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दोज आर ऑल वेरी वैलिड एंड जेन्युइन इश्यूज। लेकिन जो राइट्स का एक दूसरा एंगल होता है, विच इज़ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं टू द वर्क प्लेस और टू द वर्क दैट वी commit ourselves to do, आई थिंक उसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है। और मैं ये डिस्क्लेमर एक पहले देना चाह रही हूँ सेशन के शुरू में ही, कि जस्ट बिकॉज हम यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ज़्यादा बात करेंगे या क्वालिटीज़ दैट मेक अस स्टैंड आउट एट द वर्क प्लेस उनकी बात करेंगे, या हमारी तरफ से क्या इनपुट होनी चाहिए इन आवर वर्क दैट विल हेल्प अस इन आवर प्रोफेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के राइट्स जो हैं आपको इग्नोर करने चाहिए। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको आपके जो ड्यू रिम्यूनरेशन है वो नहीं मिलनी चाहिए। वो इश्यूज अपनी जगह वैलिड हैं और उनको कोई भी निगेट नहीं कर रहा है, बट उनके साथ हमें व्हाट डू वी ब्रिंग टू द टेबल व्हेन वी go and apply for jobs? I think that's a conversation that we should have. And why should we have this conversation? मेरे पास उसके लिए भी जो कॉन्टेक्स्ट है मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी अरसे से कई प्रोजेक्ट्स के अंदर अब यंग लॉयर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एंगेज किया है। एंड ओवर द इयर्स जिस तरह के कुछ चीज़ों को हमने डील किया, या जिस तरह के कुछ हमारी जो जनरल रिसर्च भी रही है, जब हम एम्प्लॉयर्स से बात करते हैं कि व्हाट डू यू लुक फॉर इन योर एम्प्लॉयज़, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू वांट टू वर्क विद, आपने कैसे लोगों को हायर करना है, तो कुछ कॉमन ऐसे थ्रेड्स और इश्यूज हमें नज़र आने शुरू हुए, जिसकी बेसिस पे फिर हमने ये प्रेजेंटेशन बेसिकली कंपाइल की है।
आप लोगों को एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव्स बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि वो लोग चाहते क्या हैं, व्हाट डू law firms want, from the trainees or whatever associates and interns that they hire. And while I say this, I am mindful of the fact कि अक्सर जगह पे एक्सप्लॉयटेशन होती है, अक्सर जगह पे काम ठीक से नहीं दिया जाता, साइन नहीं होता, मीनियल टास्क दिए जाते हैं। वो इश्यूज लाइक आई सेड वो अपनी जगह है, but today the focus is not on highlighting those. Today the focus is on seeing कि हमारा क्या कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल हो सकता है एट द वर्क प्लेस। नाउ बिफोर वी गेट इन टू दिस, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, what do people expect from a first year, or a recent or a fresh graduate, एक लॉ फर्म में सपोज आप अप्लाई करने जाते हैं, आपको क्या लगता है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड होगा, what will your employer expect from you? आप में से कोई भी जवाब देना चाहे तो दे सकता है अपना माइक अनम्यूट करके। एनी थॉट्स? ताबीन, आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर आप शुरू करना चाहती हैं with, what do you think your employers have expected from you at various points in your different, you know employment opportunities that you've currently been part of? So, Miss, I think very important number one is always time management, as in deadlines. They expect you to meet the deadlines, and it's preferable if you don't ask for too many extensions on the work that you are doing. Other than that, I think that employers are, because like law in of its nature is a very busy profession, and I think lawyers expect us to learn Hmm. and pick up, like they expect us to learn on a fast pace how to work and how to practice, because they want to be able to rely on us as soon as possible. Definitely, they give you the leeway of you being inexperienced and you being a newcomer and a first timer. But most of the time, so they expect that, especially with litigation, that, within like the first 6 months, you will have picked up the pace and what the practice itself requires. And that is through, taking your own initiative to learn, talking to your peers, talking to your seniors in the firm, and just figuring out the system and figuring out what your boss needs. I think the most important thing that I've seen is that you need to establish a relationship with your boss that works for the both of you, because if that's not there, it's going to be very hard for you to work in a typical law firm setting. सही And सर। they expect that of you as well, to build that repertoire हाँ। and relationship with them so that things are easier and streamlined for them. सो सरमद, आप सम अप कर सकते हैं, आप साबीन के एक्सपीरियंस से आप क्या कहेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज आपको लगता है कि वो एक एसोसिएट में या इंटर्न में ढूंढते हैं एम्प्लॉयर्स? Yes, ma'am. As a student who joined after the degree, लॉ फर्म, कि हमें सबसे पहले उसमें ये है कि टाइम मैनेजमेंट हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता सबसे पहले एक लॉ फर्म का। तो टाइम मैनेजमेंट, कमिटमेंट्स ऑफ वर्क जो हमें मिलता है, साइन होता है। या इसके अलावा ये है कि हमें काफ़ी फॉर्मल रहना चाहिए लॉ फर्म के अंदर जाके। ठीक है। और साबीन ने बिल्कुल हाईलाइट किया एक एक काम, उन्होंने कहा कि फास्ट लर्नर और बेसिकली थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, कि आप आप पे वो रिलाय कर सकें जल्द से जल्द। तो ये चीज़ से आप अग्री करते हैं कि ये एक एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन हो सकती है? जी मैम, एग्जैक्टली दिस इज राइट थिंग। अच्छा, मैं रमशा आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है ये एक्सपेक्टेशंस कितनी रीजनेबल हैं? आपको लगता है कि ये ओनरस है बहुत ज़्यादा, या फिर ये जायज़ हैं? क्या ख्याल है आपका इन एक्सपेक्टेशंस के बारे में? I think it's fine to expect such things from a especially law intern or something, because they are here to learn it, and the faster you learn it, the faster you will, start working on it. ओके। It's for
especially in Pakistan, it's like if you are asking for it, then you will get it. It's not like somebody will come and teach you everything. So you need to ask, you need to get in touch with people, so you will learn it faster. I ठीक है, think it's very important. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही हो गया. डज एनीबडी हैव एनी डिफरेंट थॉट्स ऑन इट? सायरा, आप अग्री करती हैं, या गालिया आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ये एक्सपेक्टेशंस और इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशंस अगर आप कोई हाईलाइट करना चाहती हैं कि भाई ये भी एक्सपेक्टेड होता है, ये भी एक्सपेक्टेड होता है, एनीथिंग दैट यू, इन योर ओपिनियन, अगर खुद नहीं भी अभी कहीं काम किया तो किसी और को करते देखा होगा या सीनियर से सुना होगा, तो कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें where employers had expectations from the associates or young lawyers, and अगर कोई unreasonable expectations के एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं. मैं सदा में उस वर्ड को हाईलाइट करूंगी जो अभी आपने बोला है कि अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन. मोस्टली मैंने ऐसे सुना है बहुत से लोगों से कि वो हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और अभी हमारी उस तरह की नहीं हुई होती अपने लॉ स्कूल में अपब्रिंगिंग. तो मे बी दिस इज द मेन टॉपिक के वो हमसे ज्यादा की डिमांड कर रहे होते हैं पर अभी हम उस लेवल पे नहीं उतर रहे होते, हमें नहीं समझ आ रही होती कि हमने किस तरह अपने काम को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है. सेट में भी. ठीक है. और गालिया, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस? यस मैम मुझे लगता है पहली बात तो अगर ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उनसे कि वो आपकी स्पून फीडिंग करेंगे. एंड सेकंड थिंग मुझे लगता है कि डीप और एक्सटेंसिव नॉलेज अगर आपके पास लॉ का है ना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है देन भी आप अपना काम कर सकते हैं. रिसर्च स्किल्स आपको खुद इम्प्रूव करनी पड़ेंगी डिफरेंट चीज़ों से. अगर आप एक इंटर्नशिप कर भी रहे हैं मगर साथ साथ मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और इंटर्न्स को एम्प्लॉयर्स की डिमांड भी होती है कि आप लोग और स्किल्स को भी अपनी इम्प्रूव करें. अगर आप एज अ इंटर्न है तो उन्हें एक रिसर्चर भी आपसे चाहिए, ठीक है, तो आपको अपनी रिसर्च स्किल्स भी बेहतर करने की जरूरत है, अपनी लॉ की नॉलेज भी बेहतर करने की जरूरत है. आज इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, यहाँ फर्म्स हैं, तो आप सिर्फ बेयर मिनिमम पे अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरे पास डिग्री है तो मुझे एनरोलमेंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता. हमें ऑल दी चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम एम्प्लॉयर्स की विश लिस्ट पूरी कर सकते हैं. सही है. फ्रॉम माय साइड. तो आई मीन जहाँ अभी तक जो कॉन्वर्सेशन हुई है, वी टॉकिंग अबाउट सम एक्सपेक्टेशंस ऑन द एम्प्लॉयर्स पार्ट जो एसोसिएट से या यंग लॉयर से, इंटर्न से होती है, एंड आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि some of them are going to be reasonable and some of them could be unreasonable as well. अब मुझे ये बताएं कि जब एक यंग लॉयर ज्वाइन करता है फर्म तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने एम्प्लॉयर से, बिकॉज इट वर्क्स बोथ वेज, तो आप भी कुछ सोच के जाएंगे ऑब्वियसली एट द वर्क प्लेस. सो व्हाट डू यू थिंक आर, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर वर्क प्लेस जहाँ आप काम करना शुरू करेंगे? आप क्या चाहेंगे कि आप वहाँ से क्या सीखें या किस तरह से आपको ट्रीट किया जाए, या so on and so forth. So any thoughts on that, the expectations from the associate side? Anybody who wants to? मैम हाँ जी. आई फील लाइक कि इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी फॉर्म्स में हमें ये देखने को मिलता है कि इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स की या इंटर्न्स की प्रॉपरली नहीं करवाई जाती चीज़ों से या हेयरिंग्स में. नॉट प्रॉपरली कि वो केसेस में अपीयर हो सकते हैं, बट इन्वॉल्वमेंट, उनको चीज़ों से मतलब आगाही करवाई जाए कि अच्छा ये चीज़ें इस तरह से वर्क करेंगी या ये चीज़ें इस तरह से वर्क कीजिए. उन्हें बताया जाए, उन्हें प्रॉपर इन्वॉल्व किया जाए, तभी वो अपनी वर्किंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं. So you feel that यस मैम. आपको लगता है कि आइसोलेटेड आपको नहीं रखना चाहिए? मैम और आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड. आवाज आ रही है? Okay, I think she got disconnected. So would anybody else? Amna, you've just joined us. Would you like to introduce yourself quickly and then we can, get your thoughts also? Hi there, my name is Amna. I've just graduated from Durham. I studied law and I've just returned. I'm currently working on a research project with the Laidlaw Foundation on the European Courts of Human Rights and their approach on the veil bans, which have been mushrooming in Europe since 2001. And yeah, that's where I'm at. I'm looking to gain work experience within Pakistan as well right now. I am from Islamabad
Yeah, and that's pretty much about me. Something that really drew me towards law was the social injustice that I saw around myself growing up, and I saw law and law reform within our country as a tool to strengthen um, the social divide and the social injustice that we see around us. And I think in the kind of socio-political turmoil we've been in right now as well, um, and in the way that the law is being weaponized at the moment, is all the more substance for lawyers and legal professionals to step up. That's Though we don't see it very often, unfortunately, even after the amendment. But yeah, this is pretty much my introduction. It's so nice to be here in this Thank session, you. and thank you so much, Nida, for arranging it. No, thank you so much. Before you came, we were just we just did a basic introduction on what Flash mentorship is. That these are going to be individual sessions, thematic sessions, and every month is going to be a separate mentor with an expertise in a certain field. And Mhm. you can, like, whoever is interested can join in. So there's no long-term commitment, but it's like, topic wise, theme wise, on so on and so forth. The first one with me is more general in scope because of the kind of experiences I was facing with you know uh, work and how to stand out amongst your competition, because a lot of times the experience hasn't been very nice, I would say. So I just wanted to highlight some of the challenges that are there, and how associates and young lawyers can be aware of those issues. And we also talked about the fact कि जो स्टूडेंट्स के या इंटर्न्स के एसोसिएट्स के राइट्स हैं वो अपनी जगह बिल्कुल वैलिड होते हैं. वी आर नॉट सेइंग कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलना चाहिए या फेयर वेजेस नहीं मिलनी चाहिए या आपको एक्सप्लॉयटेशन आपकी नहीं होनी चाहिए. वो लाइक द राइट्स बिट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड none of this is meant to disregard any of that. This is just to sort of talk about you know with those rights, what are the responsibilities that come along, and how can you channelize your commitment to the work in a way that helps you succeed. So, with that disclaimer, we were just looking at, what do you think are the expectations that an employer will have from an associate or an intern, and what do you think are the expectations that an associate or an intern would have from the employer? So, would you like to, like share your thoughts on that, Amna? Yeah, for sure. So I can speak on my experience. So I've just recently graduated. So for example, I have been conducting a research project, and that's been done under the supervision of another lawyer, another academic. So we have a certain expectation. So the foundation that I'm working with currently has a certain expectation laid out to me, what the report is going to be about, what its objectives are going to be, how I'm going to be reimbursed for that. I think when it comes to Pakistan and in this sort of, I've had a fleeting experience, I would say. I've worked for 6 weeks with a law firm in Islamabad, and from there in an attorney capacity, and I felt like I was doing very mediocre work in the sense that I wasn't learning enough, and I thought maybe that was the from what I assessed and the other attorneys there, I understood that maybe this was the work culture over there. So obviously there was a gap between the leadership at the firm and obviously within the attorneys as well. And so I sort of reached out to them, and I sort of reached out to the admin as well to voice how we could contribute more impactfully, and how we could sort of meet their expectations as well, but also bridge the gap between how we can use this experience to gain sort of practical insight into the technicalities of legal practice within the sort of projects that they were working on. And I just felt like in my capacity as an internee, I did not feel like I was heard enough. Um,
And it was a very top-down sort of hierarchical, bureaucratic culture and an environment. So I felt like it's really difficult to learn. And I think, as a lot of lawyers say, that lawyers learn through osmosis. So you learn through absorbing from your seniors because they have so much experience. And that's how they learn. So, it's like a medical residency as well. You sort of have to work under an experienced lawyer, and they also have to be willing to be patient and generous, but also hold you accountable as well at the same time. So it's certainly a two-way street. I would say the onus on the senior lawyer here is certainly higher in the sense that I think it's important to build that trust and that credibility and empower junior lawyers or lawyers to be, and internees in particular, because they do come in with a lot of expectations. एंड मैं समझती हूँ कि ऑब्वियसली कि आप एक दिन वॉक इन नहीं करते और उस वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि मैं एक फुल लॉयर बन के निकलूंगी, but you do see that as a stepping sort of as a milestone. And so I think it's so important that internships can be so much more productive But they're and not. fruitful if there's sort of, yeah, So I a think more involvement. I Mhm. completely hear you. I think the expectations that associates have, and the dreams, the excitement, the passion, when they're recent graduates, I think the passion, or like the desire to do something, and then work is so strong, and then gradually the workplace sort of drains you out, and that's something that I've seen happen even with myself. And it was really difficult to pick the pieces up together and then sort of find where and what I'm supposed to do with my life. So that can be very challenging, and I Yeah. think it needs to be like because these flash mentorship sessions are mostly with students, so obviously the focus is on what they can do. But I think that you've just given me more ideas on how to actually take this conversation to the employers also, and sort of sit with them and have a word with them as to how they should manage the expectations that the associates come in with, right? So maybe at some point in future we can do that as well. But right now, since our focus is on what the students can do, let's talk a little bit about that. So the context that I have is obviously coming from my own personal experiences. And I would say that not everybody has been unprofessional in the way they have dealt with me in various projects. But, some of the people with whom I've engaged with have, had these issues with them. And so it's important to talk about, what is the right thing to do in such circumstances. How should you, if you have to leave a project, what's the best way to do it? So for example, is messaging over WhatsApp, in the middle of a project, the right way to quit a project, for example? What are your thoughts on that? Anybody who wants to comment on this? Sarmad, आपका Yeah, क्या? so I think it depends. Sorry, can I? I'm sorry. I just Yeah. didn't. Yeah, That's no, I just fine. thought that, let's get everybody in the conversation. So Ramsha, yeah, Sarmad, if you want to, कोई प्रोजेक्ट आपको छोड़ना है, फॉर एग्जांपल आपके कोई इशू आ गया, यूजुअली तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना, कोई नोटिस पीरियड होगा या कुछ होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे टाइम नहीं भी होता कोई, तो क्या आपको कोई असाइनमेंट जो अगर दी जाए तो उसको छोड़ने का बेस्ट तरीका क्या है? कि आप बस व्हाट्सएप पे अनप्रोफेशनली बस एक मैसेज करें कि बस दिस इज टू हार्ड, आई कांट डू दिस, आप किसी और से करा लें और समथिंग? इज दैट द वे टू लीव अ प्रोजेक्ट? आई मीन दैट्स माय क्वेश्चन। जी सरमद, बिकॉज यूर द ओनली बॉय हियर, तो मैं चाह रही हूँ कि ये ना हो कि आप एक्सक्लूड हो जाएं कॉन्वर्सेशन से। सो आई लाइक योर थॉट्स ऑन दिस फर्स्ट। मैम काइंडली रिपीट कीजिएगा, आई वाज जी, आउट ऑफ द मीटिंग। मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक असाइनमेंट अगर आपको दी जाए, उसे अगर आपने छोड़ना हो या नहीं करना हो, तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना कि भाई दिस इज टू हार्ड, ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती, आप किसी और से करा लें। इज दैट द राइट वे टू लीव अ प्रोजेक्ट और एन असाइनमेंट? नो मैम,
what do you think should be done? Like अगर आपने छोड़ना है या आपकी कोई reason है या कोई reason नहीं भी है, you just don't want to be part of something, what do you think is a professional way of, leaving a project or an assignment? What would be, like, what would reflect, because all of these actions do reflect on your professionalism, right? So if you adopt this route, you're going to be judged naturally, ठीक है ना? अगर आप प्रोजेक्ट छोड़ भी रहे हैं तो इट डजंट हैव टू बी ऑन टर्म्स विच आर एक्रिमोनियस, इट डजंट हैव टू बी ऑन टर्म्स जिससे आपकी ओवरऑल एक एज अ प्रोफेशनल आपकी रेपुटेशन जो है वो नीचे जाए, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी ना बहुत छोटी है. सो अगर आप एक प्रोजेक्ट में इस तरह से करेंगे, आपके बारे में एक राय कायम कर ली जाएगी, एंड देन एवरीबडी इन whoever is recruiting will obviously check कि अच्छा पहले इस बंदे ने आपके साथ काम किया, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में. तो अगर कोई नहीं भी हिस्सा बन सकता किसी प्रोजेक्ट का, अगर वो उसको प्रोफेशनली छोड़ के जाए, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से छोड़ के जाए, तो आप उसके छोड़ के जाने के बाद भी एज एन एम्प्लॉयर एक अच्छी राय रख सकते हैं उस बंदे के बारे में, राइट? एंड कल को वो कहीं और अप्लाई करे तो आप ऑब्वियसली फीडबैक भी अच्छा ही प्रोवाइड करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जहां आपको एज अ रेफरी लिखा हुआ है वहीं आप रेफरेंसेस दे रहे हैं लोगों के लिए. People in the recruiting circle are asking each other for references or feedback on a certain applicant all the time. So ये बहुत ज़्यादा communication रहती है, and therefore every interaction that you have or every relationship that you have in your workspace, you should make sure that you're not handling it in a way which can leave or which can reflect poorly on your own professionalism. You don't have to be part of a project if you don't want to be, but there should be a proper, formal way of an exit from that equation. How many of you agree with that? How many of you disagree with that? Any thoughts? Amna, you were saying something at that time. Yeah, I was saying I completely am on board with you. Within the workplace environment, there is a certain professionalism and code of conduct, which is especially higher for, I think, when you're lawyers as well. And when you're working in any workplace, but in particular, when you're working within a legal environment, I think it's so important to, like even professionally have that conversation as well when you're working on a project, to reach out if something isn't working out, if it's the kind of work, if you're not understanding something, if they're like personal or extenuating circumstances. I think it's so important to reach out either to the admin to discuss it or the project lead, and to convey where you are right now and see if there's a possible solution as well that can be worked Yeah. out. Because I feel like oftentimes there are many students who go in with a certain expectations of the kind of work that they would be getting, and when expectation isn't met, naturally there's a disappointment that comes with it. But I think it's so important to also understand that monotonous and unexpected work is also a part and parcel of this profession. And it would also teach you valuable lessons and skills, which may be implemented otherwise in your future career. So it's also being, I think, open to different and experiences which we haven't really thought of beforehand. But obviously, there are many mitigating and extenuating circumstances like death, bereavements, other things that come up when we're in a workplace. And I think it's so important to sort of immediately try to convey that to whoever is responsible within that position, whether that's the HR, whether that's if you're working underneath the lawyer directly. I just think it's, apart from the fact that it's really unprofessional, it's also really unethical to leave just midway over that too over Absolutely. WhatsApp as well. Absolutely. Yeah. I mean, so, I was amazed that, these were things that I had to actually say at various occasions, because, you expect that at least these are the very basics that people would, after they've graduated, at least this is what they would, know or practice. But since that wasn't happening, so I thought, okay, let me just
talk about this, let's see what is happening. And of course, like I said, it's probably the exception, not the norm, but still I think it's important because WhatsApp has become such an integral part of communication officially as well. So it's very easy to fall in that trap of saying things over WhatsApp. So I think it's important to write formal emails, and use email as a formal preferred method of communication. एंड अगर कोई नोटिस पीरियड है आप उसे सर्व कर सकते हैं तो आप वो करें. आइडियली स्पीकिंग आप ये भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जी जब तक आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है तब तक मैं आपके ये काम या मैं जिन असाइनमेंट्स पे या जिन टास्क्स पे मैं अभी करंटली असाइंड हूँ मैं वो कंप्लीट करके आगे वाले नहीं ले सकूंगी या ले सकूंगा. तो आई मीन there is some sort of continuing responsibility even if you've decided to quit something. I think there's a proper way to do it, and I think it's all students should be aware of how to professionally handle that exit, because if they're able to do it they will still leave a good impression on whoever's hired them, and they will still be able to say good things about them when somebody else asks कि भाई इसको रख लें या नहीं रखें. Another issue that I've faced a lot, and this is not the exception, this has actually been the norm, is what I call eager posting on social media. And there are things for you to share on social media, and then there are things for you to not share on social media, particularly if you're part of any projects and other partners are involved or seniors are involved. And you may require certain approvals, or you may require certain disclosures not to be made at the very outset, or maybe there are sensitivities involved or whatever. तो जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की ईगरनेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक ऐसा एटीट्यूड बनता जा रहा है. एंड आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट एट टाइम्स. लाइक आई एम नॉट एक्सक्यूजिंग माई सेल्फ फ्रॉम एनी ऑफ दिस, बट दिस इज समथिंग दैट आई consciously had to also built into my way of operating things. कि for example मेरा अपना इवेंट है ना, I can post about it whenever I want. पर अगर अब हम किसी और के इवेंट पे इनवाइटेड होते हैं तो हम जब तक वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डालते, हम लोग अब अपने पोस्ट नहीं डालते. लाइक अगर हम वहाँ गए भी हैं, प्रेजेंट भी हैं और समथिंग, तो वी ट्राई एंड वेट फॉर the organizers to post something about it first, and then taking a cue from that is when we start posting about it, because who knows unki kya requirements hain, unki kya. So I think eager posting on social media is not always done with a bad intention, or it's not always malicious, but I think it's something that we need to be conscious of. What do you guys think about this? इसके ऊपर आपके क्या ख्याल है? Anybody who hasn't spoken as yet? We have Ramsha, Sahira and Tabeen. आप में से कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहेगा? ईगर पोस्टिंग पे आपके क्या थॉट्स हैं? आप लोग ऐसे करते हैं? पहले तो Okay, so Miss, I'm personally not very big on social media. I mean, I barely use my social media interaction apps, whether that's Instagram or Facebook. I mean, I'm more, into like content media, like YouTube, etc., because that's just more interesting to me personally. But I do think that sometimes, I mean, there's a quote unquote ethical, norm in the social media world, which is, as you have described, that if you're trying to post about something that you are not sure about, whether it's an open event or not, or whether it's an open, publication or not, it's always best to get consent for whoever that belongs to before you start posting it on social media. I mean, we see that on a professional and personal scale, that, sometimes people who are in ownership of that post or who are in ownership of that information are not yet ready to do that, and people don't realize that there is this quote unquote ethical consent needed before they make that post. Exactly. So I think it's very important to reach out to the person who you're posting from and ask them if you want to post, whether I can post it or not, and then respect the fact that if they say that you cannot. Yeah, that's true. That's true. But I just want to ask you guys,
आप में से कोई गिल्टी है ऑफ ईगर पोस्टिंग कभी किया? बिकॉज लाइक I've done that in the past and I've learned from it and I don't do it anymore. But what about, any one of you? Have you ever done this? तभी ना, आपने तो हमें बता दिया you're not big on social media, but what about others? So can I go in? Yeah, sure. I think with this generation, especially because we're all digital natives, so it's kind of like a part and parcel of our social consciousness at this point to really, live in two worlds, and we're more guilty of living in the digital one. So it's really natural that we're constantly trying to bridge the gap between our physical space and our digital space, which is also, I think, post-pandemic, it's also been heightened. I would say personally, I am not guilty of it because I'm a very private in general, but I do see that there is as I think it was Tabeen, as she pointed out, that I think people also forget that consent is so important. Yeah. And it's often not in the conversation. And consent isn't just required from people, but also organizations and the events and the sort of seminars that we engage in. So it's so important that we have their approval before we make a move on our social media as well. Yeah. And I think Some general events like, hashtag 16 days of activism, everybody's posting and you're supposed to, though they will make it clear to you that this is something that you can do and you should, obviously. But then there are certain, closed door meetings or, focus groups or whatever, or you're working on an assignment which is not supposed to be made public as yet or something, and then posting about it that, oh, you're working on this project with so and so people and so and such person is involved in it. I think those are things that you're very right, it's something that we take for granted in the digital world, but when you're working professionally, this is something that I've also had to build into my consciousness. And I would obviously advise people who are interested in listening to my mentorship session to also think about consent before posting other people's events, at least information that's for you to post or that's public in nature, fine, no issues that, but बाकी जगहों पे मेरा ख्याल है एहतियात करनी चाहिए इसके ऊपर. Where I've had people who've been, more talk, less work, and at times they've basically had no output at all. They don't honor their commitments. They make you believe like, everything's sorted and everything's covered. But then, in practice, there is absolutely no output, no action, nothing coming from them. So that's a huge disappointment. I don't think कि वो करना चाहिए. You should honor your commitments. And otherwise don't commit, if you can't honor it. Or if there's an issue, then you communicate it ASAP so that it can be managed. तो ये बहुत तो नहीं, but at times this has also happened. फिर एक दफ़ा मेरे साथ ये भी हुआ था कि I had a person working with me on a project, and they started delegating without approval. So they started hiring their own assistants, not hiring, but like requesting people, to collect whatever information I had asked them to collect. And it was not supposed to be that public a deal, it was supposed to be between the team people, and there was a reason why this person was hired, because they were based in a certain location, and the idea was that they will be the ones collecting that information or data or whatever. And then they've had further sort of people doing it for them. And I was like, what is happening? Like, you're not supposed to delegate without approval. There are people who start working on other agendas or personal agendas, then the chat GPT and AI, the use of all these technical advancements that people have. I think that is something that really needs to be checked. Even if you're using these apps and resources, which I think
if you use them appropriately, अगर इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इनको आप बस एक मदद लेके आप, लेकिन आप बेसिकली एनालिसिस अपना दे रहे हो या काम अपना दे रहे हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप छापे मार रहे हैं, कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट गोइंग टू बी प्रोफेशनल इनफ, दैट्स नॉट गोइंग टू टेक यू फार इन योर प्रोफेशनल life. And also, we know that a lot of times this information coming from ChatGPT has been created by ChatGPT as well, so it's not even true. So all of those issues, the need to verify things, the need to quote from authentic sources, I think it's very important. And then your demeanor and body language, like you can't walk into your workplace like it's your drawing room. And I've had literally people fresh out of their law schools come and sit in front of me like they owned the world. And I was like, okay, what happens when you have that kind of a body language? Why do you think it matters to an employer that your body language should be, I mean, I'm not saying it should be submissive, but why should it be like proper? Or at least why should it be positive? Let's just use the word positive. जब नहीं होती तो क्या उसे क्या इम्पैक्ट आता है आपके ख्याल में? What's the first impression that an employer will get of you if you walk into a workplace like that? सायरा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? Ramsha, you want to go ahead? I feel like I don't know about the other like international law firms or thing, but in Pakistan, I think it gives the impression that lawyers or barristers or somebody senior expect you to have knowledge ahead of working. They expect most of the students to know everything already. So I don't know personally, but I think, and I heard too मैं many बॉडी people लैंग्वेज saying. की बात कर रही हूँ कि जब बॉडी लैंग्वेज आपकी थोड़ी अग्रेसिव हो या फिर एरोगेंट हो, या फिर आप Yes, that's ऐसे what वॉक करके आ रहे हैं जैसे कि यू ओन द वर्ल्ड और समथिंग, yes, आपको that's क्या what Sunny इंटरव्यू के ऊपर फॉर like. एग्जांपल, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके खिलाफ जाएगी चीज या आपके फेवर में जाएगी चीज? That depends if the next person is like that. I can say like maybe that next person is more of there's few people who think that they know it all, right? And they cannot take the other person that maybe they can know something more than they know, you know. They would expect you like whatever they will tell you, you will be new to it. राइट. I think that shouldn't be there. Like they should know that new generation can have more knowledge than they have. But it's not. I'm not saying that it's right to act very overconfident and that you are here because you have something. It's not always like that. ठीक है. You are here to learn, right? So you should accept what next person is saying. You should give them credit that yes, I'm here to learn from you and you know more than I do. So Obviously I they mean, have some एट अ things. वर्क प्लेस मतलब हम एक हायरार्की की ना भी बात करें तो एक ओवरऑल मतलब व्हाट्स द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज दैट शोज कि आप एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर नहीं होंगे वर्क प्लेस पे. ताबीन, यू वांट टू ऐड टू दैट सिंस आपका थोड़ा वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस ज्यादा है? Yeah, Have you had so have you had colleagues that have had body language that has been, putting everybody off? What happens? क्या impact क्या आता है? Do you want to work with such people on a team? How do they sort of, पूरा atmosphere office का yeah. कैसे हो जाता है? Hmm. Any thoughts on that? So yes, I think that body language is very important in so if you have very casual body language or when you have very like an arrogant persona about you, it just automatically makes the other person assume that you are going to be difficult to work with. When you are going to appear as if you are difficult to work with because you don't
respecting like the basic senses of being in a workplace, nobody's going to want to collaborate with you. Nobody's going to want to talk to you. That is going to be an isolating experience for you. But other than that, usually when somebody has that type of body language, it usually rings true that they are difficult to work with. And they are difficult in the sense that they do believe, I mean, on a peer-to-peer level, they do appear to, want to sort of mock you for not knowing as much as them. So I've seen that with, like, in my work experience, seniors, so I'm always open, like I go to them for advice because I feel like talking to your seniors helps you a lot navigate in the workplace. What's going on, whose temperament is how, and how to just basically work around them. Some seniors are very nice, they have that type of open, receptive body language, and they're like, they're very helpful. Some seniors feel like they need to sort of like bully you into understanding, Yeah. which I think is a very interesting approach because that's how they've been taught. So they believe that, the other person will also be receptive to that. But I think at the end of the day, it's important to know that each person is different and each person has their own way of learning. So, for instance, Joke, I've also noticed that a lot of law firms have this culture of, if we criticize you or if we, are harsh with you, that is the only way you'll learn, which Yeah. is not the, It's not, absolutely yeah. not the only way to learn. And, some people like myself, I mean, naturally, if somebody is critiquing something I'm doing, I am receptive to it, but I'm not very well versed with dealing with a lot of criticism. I work better with incentives, like telling me, okay, you did this well, you did that well, this needs improvement, that needs improvement. So that is the type of person I am, and I will take that very seriously. Yeah. But I have had peers as well who are not, very well aware, like who don't do well with the incentive. They do well with harsher, stricter deadlines, harsher treatment. So it really boils down to that one person and what Right. they need. But I think in an interview setting, body language is very important because that is your first impression. And first impressions, fortunately or unfortunately, are very important. If you appear to be somebody who is difficult to work with, it will just make your hiring process a lot more harder. It will be harder for firms to accept you, even if you are an exceptional worker. Right. So I think that, Exactly. So, and this demeanor and body language is a two-way thing, Obviously, the body language of your senior or your boss matters to you. How you are being treated by them, how, if they're throwing files on your face, आपके मुंह पे, चीजें फेंक रहे हैं, whatever, या ज्यादा aggressively behave कर रहे हैं, तो ऐसे employer के साथ आप भी काम नहीं करना चाहोगे, no matter what their worldview about it is. But I think that's not going to be a very, a workplace where you will want to stick around, you would probably at the first instance आपको मौका मिलेगा तो आप उस जगह को छोड़ के कहीं और बेहतर लोगों में जाना चाहेंगे, राइट? एंड ये बल्कि डॉक्यूमेंटेड बात भी है कि ज्यादातर लोग काम की वजह से नहीं भागते या जॉब्स इसलिए नहीं छोड़ते कि उनको काम नहीं पसंद है वहां पे. दे लीव बिकॉज लोगों के साथ इक्वेशंस का इशू आता है. सो इट्स हाउ यू आर as a person, how you move around, and what impression people have of you because of the demeanor and the way you carry yourself. आप बात कैसे कर रहे हैं, उठ बैठ कैसे रहे हैं, मतलब उस सब में बहुत and again, I'm not saying कि like your entire focus should be on how you, it's not about dressing up in a certain way or something. मैं उन superficial चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ. I'm talking about, whether you are an approachable, accessible person or not, or whether you are somebody, जो बहुत aggressive हुए हैं या उनका एक impression ऐसा है कि वो closed है, उनसे आप बात भी नहीं कर सकते, कुछ पूछ भी नहीं सकते. So वही चीज़ हमारे colleagues में भी आती है. If you pair as a difficult person who's always maybe sarcastic or, I don't know, like you can have different kind of colleagues, but in a workspace, teamwork matters a lot. Particularly law में काफी ज्यादा चीजों पे आपको लोगों से डील करना पड़ता है. So it's good to be somebody with whom other people are open to work or open to speak to, or like don't hesitate कि अच्छा यार इससे बात करनी है अब तो prepare नहीं करना पड़ा हमें पहले से. So I think as professionals we should try कि
not to be a source of discomfort to other people, basically, in very simple words. So now, in like keeping that context in mind, like these are the kind of experiences I've had with people, I just want to quickly क्योंकि टाइम भी हमारा खत्म हो गया, तो मैं बस क्विकली आपको रन थ्रू करना चाह रही हूँ with some of the things that helped me in processing my trajectory in life. When I was venturing out, when I was basically not happy with the opportunities जो मेरे पास थी, जो टाइमिंग होती थी एक 9 to 5 वर्क प्लेस की, या 9 to 8, 9 to 9 एट टाइम्स लॉ फर्म के केसेस में, वो मेरे लाइफस्टाइल के साथ मर्ज नहीं करती थी. इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज विलिंग टू commit to, because it was too much time away from home, it was too much time away from other responsibilities. So मुझे अपने लिए opportunities मैंने सोचा मैं खुद create करती हूँ. I'm going to set up my own initiative. I'm going to work on issues that जो मेरा दिल है जिस पे काम करने का. एंड साथ में मैं टीचिंग एक ऐसी चीज है जो कर सकती हूँ, बिकॉज दैट कीप्स मी लाइक दैट गिव्स मी द फ्लेक्सिबिलिटी. सो दैट्स हाउ आई इनिशियली स्टार्टेड आउट. लेकिन जब मैंने अपना काम शुरू भी किया तो मुझसे ये पूछा गया, लाइक माय मेंटोर्स एंड पीपल हु वर वेल विशर्स जो मेरे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू? लाइक तुम विमेन इन लॉ या लाहौर एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, मतलब इसको करने का तुम्हारा रीजन क्या है? मैंने पहले सुपरफिशियल रीजन दिए उन्हें कि भाई मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं इसलिए करना चाहती हूँ. बट दे आस्क्ड मी टू रिफ्लेक्ट डीपर ऑन इट, कि नहीं, तुम्हारा एंड गोल क्या है? यू नीड टू बी क्लियर ऑन योर पर्पस ऑफ लाइफ. यू नीड टू बी क्लियर कि तुम्हारी क्या चॉइसेस हैं, और वो डिसीजंस या पाथवेज तुमने, एंड गोल क्या था तुम्हारा जिसके लिए तुम उस राह पे चल रही हो. द रास्ता दैट यू chosen for yourself, what is the driving force behind it, or what is the main thing that you're after from that, उससे तुमने हासिल क्या करना है. So for that मेरे सामने कुछ options रखे गए. क्या तुम्हें फेम चाहिए? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? क्या तुम are you atoning anything, like तुम्हें कोई guilty feeling है, तुम बहुत privileged हो, you want to give back to society, what is making you do this? क्या तुम ये सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहती हो? क्या तुम्हें खुशी मिलती है ये करके? क्या तुम एक लेगेसी छोड़ना चाहती हो अपने पीछे, अपने काम से? क्या तुम्हें पावर चाहिए, सोशल कैपिटल चाहिए? व्हाट इज इट दैट यू आर रियली आफ्टर? तो ये एक सोल सर्चिंग मिशन होता है. आप जो भी काम करें, आपका ये जो एंड गोल है ना, ये आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो पाथवे होगा, आप जो चॉइसेस लेंगे आगे अपने करियर में, जो डिसीजंस लेंगे, और आपका जो स्पिरिट है, डिस्करेजिंग से डिस्करेजिंग मोमेंट भी होगा ना, और अगर आपको अपना पर्पस क्लियर होगा कि भाई आप इस चीज़ के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपको फोकस करने में बहुत मदद मिलती है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि एक चीज़ मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, तो उसमें से अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, कोई चीज़ उसमें से कोई टर्न ओवर आ रहा है या नहीं आ रहा, it won't bother me. I will still do it because I'm doing it for happiness. If it's bringing me happiness, it is worth it. लेकिन कोई चीज जब आप पैसे के लिए कर रहे हैं, कोई जॉब या कोई असाइनमेंट आपने इसलिए किया कि यार आपको उसमें से घर चलाना है, पैसे चाहिए, whatever, तो देन दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी योर फोकस. और अगर वो चीज नहीं सर्व कर रही आपके उस मेन इंटरेस्ट को, तो देन यू विल लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन दैट पोजिशन सिंपली बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी, बिकॉज आपका एंड गोल, एंड इट्स फाइन, इट्स ओके टू हैव मनी एज योर एंड गोल, देयर इज नो हार्म इन इट. वी ऑल हैव टू पुट ब्रेड ऑन आवर टेबल्स. पैसा सबको चाहिए होता है, बट मकसद सिर्फ ये है कि आपको क्लैरिटी हो कि यार कोई चीज़ आप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सो दैट जब चीज़ें उस तरह से नहीं चल रही होती जैसे हम चाहते हैं, या थिंग्स आर इन केओस, तो आप अपना पर्पस ना भूलो. यू शुड स्टिल hold true. A lot of times when I've lost my path, और कि अच्छा मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो आई हैव बिन रिमाइंडेड कि भाई तुम अपना ओरिजिनल पर्पस याद करो कि तुमने क्यों ये सब करना था, एंड देन उसका सोच के फिर अपना आगे कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करो. सो फॉर मी, women in law has been about leaving a legacy, and obviously it brings a lot of happiness to me. So I do it because it makes me happy. I do it because I feel that this can be what I will be remembered by when I die, because I'm scared of being
forgotten. I'm scared of being, of living a life in oblivion. I need, I just want to be remembered for something worthwhile that I do with my life that I have. So for me, it's about the purpose is this. So there'll be lots of things that I do free of cost. There'll be lots of things that I invest my time and energy in because उसमें behind the scene भी अगर काम करना है तो इट्स ओके, मुझे फेम तो क्योंकि चाहिए नहीं ना इससे। मेरा तो मकसद है कि अच्छा काम हो जाए, जिन लोगों को पता होना चाहिए उन्हें पता है कि मैं काम कर रही हूँ, एंड दैट्स फाइन बिकॉज अल्टीमेटली फॉर मी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ leaving a legacy behind, or it's something that brings me happiness. It makes me happy to see that okay, now we have gender segregated data of women in justice sector. So even if it's something that I'm doing because I want to do it and nobody's asked me to do it, it's something that I will still do because for me the reason of doing that is not because ओ मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है या मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे इस काम को करके कुछ पता नहीं फेम मिलेगा. All of that is not important. Important thing is that this is something that I'm passionate about and I want to do it, so I'm doing it. Everybody can have different reasons. Yours could be fame, somebody else could be looking for social capital or power, positions. I don't know. I'm not here to judge you on that. That's your thing. But all I'm saying is that, in order to succeed, you really need to be clear on why you do something. लॉ फर्म में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, अगर आप रिसर्च साइड पे जा रहे हो या टीचिंग साइड पे जा रहे हो तो लाइक क्यों जा रहे हो, देयर हैज टू बी सम पर्पस टू व्हाट यू डू. ऐसा नहीं कि बस एक चीज आ गई थी तो कर ली. When you have a larger purpose charted out for yourself, it's easier to fit individual opportunities that come your way to carve a path towards that goal. तो हर चीज पर आप जो करते हो ना, eventually आपको उस रास्ते पे आगे लेके जाती है. अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप कभी एक रास्ते पे हो, कभी दूसरे पे हो, कभी एक चीज कर रहे हो, you'll be all over the place. So, in order to stay focused on what matters to you at the end of the day, it really helps you say yes to things that will take you forward on that road, and it also helps you to say no to things जो आपको उस रास्ते से हटाएंगी. अब मतलब कुछ चीजें हैं जो मैं करूं उससे मुझे फेम तो मिल जाएगा, लेकिन शायद वो रियल हैप्पीनेस या लेगेसी में कोई डेंट डाल दे. मे बी इट विल हर्ट माई or not create a very good impression of me, or like damage my legacy or something, but it brings me fame. So then should I do that? Should I take up that opportunity? Should I be part of something that will give me money but will not bring me happiness? So all of these questions, हम अक्सर इन questions से गुजरेंगे. जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, बहुत दफा ऐसे conflicting moments होते हैं where something is difficult for you to decide कि वो आपने करना है या नहीं करना. So pros and cons weigh करने के लिए, अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर हैं या आपको ये क्लैरिटी कि आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, तो आपके लिए उस तरह के मोमेंट्स पे ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि आपने कौन सी डिसीजन लेनी है. Because knowing what your path is really helps you go forward. And this is a little, I don't know, maybe you guys already know because you seem to be like a very well aware lot. तो शायद आपको पहले से पता हो इन चीज़ों का, बट आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके एथिक्स और आपके ट्रेट्स एज अ पर्सन and as a professional, they matter more to your employer than your degrees and your skill and your knowledge. आप कितने रिलायबल हैं, आप पे डिपेंड किया जा सकता है कि नहीं, आप एक टीम प्लेयर हैं कि नहीं, आप पैशनेट या कमिटेड है कि नहीं टू द वर्क जो आपको असाइन किया गया है, या टू अ लार्जर कॉज फॉर दैट मैटर. आप में सीखने की सलाहियत है कि नहीं. अक्सर हम ग्रेजुएट होने के बाद लॉ स्टूडेंट्स को लगता है कि यार अब तो हमें सब कुछ आ गया, एंड they think they know it all. I've been guilty of it as well. शुरू में मुझे लगता था कि यार मेरे तो इतने अच्छे नंबर आए, मैं तो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे तो सब आता है. और फिर रियलिटी चेक होता है कि नहीं, सब नहीं आता, और एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू. सो वो सीखने की चाहत आप में होनी चाहिए, विलिंगनेस टू लर्न.
और सेंसिबल एंड थॉरो वाला जो पॉइंट है ना, वो बेसिकली उसी से कनेक्ट करता है कि आपको क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, कैसे कोई चीज छोड़नी है, कैसे किसी चीज का हिस्सा बनना है, यू नो, presence of mind for adopting the correct procedure for that. And thoroughness is essentially your attention to detail, कि आप कोई चीज हाफ हार्टेड करके सर से उतार के मत दें अपने सीनियर को, अगर कोई चीज आपको साइन की गई है तो thoroughly उसको like put your best foot forward in submitting something जो आपके एंड से एटलीस्ट thoroughly प्रोसेस हुआ होना चाहिए. अगर आप ये वाली ट्रेड्स को कल्टिवेट कर सकते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर का ट्रस्ट जीत सकते हैं, एंड विद विनिंग दैट ट्रस्ट यू कैन सक्सीड इन योर प्रोफेशन. आपके स्किल या नॉलेज या डिग्रीज उतना आगे नहीं लेके जाएंगे आपको जितना आपकी ये वाली क्वालिटीज आपको आगे लेके जा सकती हैं. और पहले 2 साल आपका एम्प्लॉयर आपको टेस्ट इन्हीं चीज़ों पे कर रहा होता है, कितनी ग्रिट है आप में, आप डेडलाइंस मीट कर रहे हैं कि नहीं, आप कोई काम दिया था क्या उस पर रिलाई किया जा सकता है कि नहीं, आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट को, और प्रोटोकॉल जो हैं उस इदारे के या क्लाइंट्स के साथ भी अगर आप काम करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एम्प्लॉयर्स. अगर आपको क्लाइंट्स भी इंगेज कर रहे हैं डायरेक्टली तो वो भी कुछ बेसिक क्वालिटीज हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे. एंड this is where I think the power of teamwork becomes really important, because हम जब काम पे जाते हैं हमें लगता है हम इंडिविजुअल है, हम अपना सोच रहे हैं, हमने अपना हमारा एक फोकस बहुत लिमिटेड होता है, बट वी डोंट रियलाइज दैट एवरी पर्सन इज पार्ट ऑफ अ लार्जर जिक्सॉ पजल बेसिकली. और हर बंदे का एक रोल है, और वो रोल अगर उस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ही कलेक्टिव सक्सेस मिलेगी. सो एज प्रोफेशनल्स आप इंडिविजुअल सक्सेस के साथ साथ अगर कलेक्टिव सक्सेस का सोचेंगे तो आपके चांसेस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ टीम विल ऑब्वियसली increase. You will be included, you will be somebody जिसको वो चाहेंगे कि यार इसको रखें, बिकॉज ये एक रोल प्ले कर सकता है, पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इन शेयरिंग द बर्डन. So what do you think the ants are doing in this picture? Anybody? What does this picture tell you? क्या नजर आ रहा है इस पिक्चर में? Anyone? Sarmat, you want to try? Miss Amna is raising her hand. I don't see her. I think she got disconnected. Oh no, I'm actually right here. Okay, sorry, I couldn't see you. Please go ahead. It's fine. I just raised my hand to check in if there's anybody else who wanted to go. Yeah, I think I see like a mini, tiny kind of a log-like stick. And obviously, as you talk about individuality and collectivism, one of these ants were trying to pick it up by themselves, it would be impossible to lift it. Yeah. So they all came together with that collective goal to lift that up, which they have. We see one ant at the top as well. And I don't know, I'm assuming, now I'm thinking of multiple scenarios. My creative imagination is going in different tangents, but like I'm assuming it's something like there's a vision that they have. And so, for example, the leader ant that's on top, they're all leaders in their own capacity, but the ant that's top will guide the rest onto where and what their next move is, depending upon their goals. It has a vision at this point, which once again would not be possible without the ants at the bottom, but they're all progressing towards the same goal. Exactly. So they all have their role and they all have their space and, like a position that they have to be in. And only then it's possible for them to move this log from one place to another, So everybody's playing a role for achieving a collective goal, and everybody should think
कि should basically just be focused on what their role and part in that larger scheme of affair is for that moment in time, and gradually obviously hope for progression and work towards that progression, so that eventually they get to be the ant on top, right? So this is another picture of ants. I'm really fascinated by ants because I think they really exemplify team spirit in a way that nothing else exemplifies it. So they've basically created a bridge, and they're helping each other to cross. And I think it's really fascinating what and the wonders of teamwork, what all you can achieve. You can even build bridges where none exist. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सब वही बात है कि एक भी प्लेयर ऐसा होगा ना जो साथ में काम नहीं कर सकता, या जिसकी बॉडी लैंग्वेज सपोर्टिव नहीं है और वटेवर, तो ये ब्रिज फॉल कर जाएगा, ये पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी, सो वी शुड नॉट बी somebody who works to bring the team down. We should be somebody who helps to add value and achieve collective success. This is also a very fascinating picture. I love this picture. Does anybody want to comment on it? क्या हो रहा है यहाँ पे इस पिक्चर में? तबीन या रमशा, एनीवन, या सरमद, आप, साहिरा, आप, कोई बताना चाहेगा क्या इस पिक्चर में क्या हो रहा है? जी आमना, योर हैंड इज अप. Yeah, I think it's just so wonderful because we see like a shark on one end. I think it's a shark, or it's Yeah, I think so whale. too. Yeah, but and then we see lots of tiny, cute, and innocent goldfishes on the left, or goldfish on the left. And you can see how they've collected to form like a singular entity that sort of outweighs the fear of the shark. But Yeah. they're all so resilient and in solidarity against that shark. And I feel like if they were, for example, independently swimming on their own for their own ends, probably it's likely that none of them would be able to have that strength to combat the fear and that terror of that shark. But now they've come together as a single unit, they've sort of even outweighed Yeah. the strength and that sort of that resilience of that shark. So I think it just speaks to the spirit of teamwork and unity. And then also वही कि सबका अपना एक part है, and they all, when they play that part collectively is when they are able to form this bigger entity, Yes, can I So, add something? जी, sure. Yeah, so definitely it shows the spirit of teamwork, but I think a very big part of it is also the discipline with how to work as a team. Because if they were not situated exactly how they are situated, things could go very wrong very quickly. So even if they were scattered in groups or, any other way, even if they were close together, if they didn't form this particular shape, they wouldn't have been able to overcome the challenge. And I think a lot of team players sometimes don't know the bigger picture Yeah. regarding what they're doing. They're just, assigned their chunk of work and they're like, okay, this is what I have to do, but they don't see the broader aspect of it. So, I mean, again, imaginative, but for instance, if even one of these fishes was like, oh, I just have to do this one small thing, and they were sort of out of place here, that whole illusion would just disappear. So I think that it's with teamwork, it's also very important to be very disciplined, and it's very important for your leader to let you know what the vision, what the big picture is, and to involve you and to have you feel the impact of the work that you are doing. Otherwise, you're just scattered here and there trying to make things meet, and that's not really a good incentive, or that's not really a good way that an employee works. They're just thinking, oh, I'm doing this little task, I'm doing that little task, but they don't really understand the gravity of that task Yeah, and and how their little task is so important to the bigger picture. yeah, and how you would know it because you've been given a task and you've been explained the impact of it. So I'm pretty sure Yeah. you will do a good job at it. But yes, I agree with all of your observations. इसमें कोई right or wrong answers नहीं है. These are just आपको picture देख के what do you see, and I agree तबीन के इसमें सिर्फ teamwork
या वो नहीं है, बल्कि particularly forming or strategizing to look this certain way is contributing to intimidating the other, or the enemy on the other side or whatever. And it's not always us versus them. Sometimes teamwork is not always about, like bringing somebody else down or conquering your fears. But I mean, just these are just helpful pictures that tell you कि हर बंदे का रोल मैटर करता है। हमें एज अ प्रोफेशनल जो भी असाइंड है, वी शुड give it our best, not think of it as something which is not important, because it's feeding into a larger picture. And yes, I do believe that employees की responsibility है कि वो bigger picture उन्होंने communicate कैसे करनी है, so that obviously on the other side, that is what the responsibility is. But we should all be able to play a positive role, and be useful in the larger scheme of affairs, so that we can advance in our profession. And these are some other examples, that talk about the power of teamwork versus individual work. Of course, कोई ये नहीं कह रहा कि individually काम हो नहीं सकता, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा challenging होगा अगर आप उसे share करके कर रहे हैं, and everybody is playing a positive role in that. Then it becomes easier, the burden gets shared. And the concept of shared responsibility is something that we also see being exhibited here, कि किस तरीके से आप carry कर सकते हो वो चीज़ें. Again, another example of how teamwork and individual work helps you. So individual work obviously is also important. You need to be running your own race as well. You need to improve uh, from your own records. Like आपने अगर एक दिन एक तरह से परफॉर्म किया है, तो साल के बाद आप में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. तो इंडिविजुअली भी आपकी सक्सेस मैटर करती है, लेकिन किस तरह से वो फीड इन कर रही है टू द टीम दैट यू आर वर्किंग विद इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दैट इफ वन पर्सन is exhausted, जैसे हमें ये पहली पिक्चर में नजर आ रहा है, तो the person taking the baton from him can actually carry it forward and build on it basically. So sports हमें बहुत अच्छे references देती हैं इस तरह की चीज़ों को understand करने के लिए. So we need to learn to pass the baton. किस वक्त हमें अगले बंदे को चार्ज देना है. एट टाइम्स ये भी लोग नहीं कर रहे होते. दे वुड स्टिक with certain sit with something and not let others be part of it. फिर people have to work for collective success but also remain accountable personally, क्योंकि आप पर्सनली और इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करेंगे तो कलेक्टिव सक्सेस होगी. सो इट्स नॉट लाइक कि आप एक दूसरे पे बस डाल सकते हैं कि जी इसने काम नहीं किया, उसने नहीं किया, ये वो. You have to share that responsibility, and you have to not just support each other but also uplift each other, and you have to give and take due credit, ताकि सब लोग टीम में honored feel करें, respected feel करें, included feel करें. So everyone, like it's not just the leader but the colleagues also, and everybody who's part of something, they need to have this spirit inculcated in them. This is one of my favorite quotations from Ratan Tata. I don't know how many of you have heard it before, but this is something that really works. If you want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. And again, there's no right and wrong answer. I don't see this as a negative thing. Like if somebody wants to walk fast and needs to be alone for that, that's also fine. I'm not judging that person. But so it's about ultimately about choices and what your, what is it that you are aiming for. Sometimes you have to walk alone, and many times leadership is a very lonely position. A lot of times, when people reach leadership positions, they're actually very lonely. It's very lonely at the top. Nobody really talks about it enough, but अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी आपकी होती है और बाकी लोगों के पास ऑप्शन होता है पीछे हटने का. आह, मेरा ये बंद हो गया. I know.
Can you guys hear? Miss, हाँ, hello? can you guys hear me? Yeah, Miss, you got stuck for a I while there, Yeah, actually but मेरी you're लाइट audible again. हाँ लाइट चली गई थी, so I'm going to try and share my screen again. Miss, your screen is visible. My screen is visible? Okay, great. Yeah. All right. So sorry about that. Why? Okay. So let me just. So yeah, I was saying that. Can you hear me, Tamin? Yes, Miss. Now we can hear you. So I was saying that it's okay to walk fast and alone if that's what the requirement is. It's okay to walk far and walk together if that is what the requirement is, but walk you must. चलना फिर भी है, and चलते जाना is actually more important than anything else. So for me, like, it's very important to walk, whether, fast and together and far, like all of those things are also important, but one should not stop. You should always continue the journey. You should always try and move on and proceed and basically keep walking. लेकिन like I said, अगर आप इकट्ठे चलते हैं अच्छी बात है, नहीं भी है तो चलते ज़रूर रहें, बिकॉज एट टाइम्स यू कैन कम टू अ वर्क प्लेस विद ऑल पॉजिटिविटी, बट आपको एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिल रहा है और आपको अपने कॉलीग्स या जनरली और बहुत सारी हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, जो कि लॉ की फील्ड में बहुत ज़्यादा है. सो इट्स समटाइम्स नॉट पॉसिबल कि आप अगर चाहें भी तो एक पॉजिटिव तरीके से उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, बिकॉज एवरीबडी एल्स अराउंड यू इज़ प्रॉब्ली नॉट एडिंग दैट काइंड ऑफ वैल्यू. एक आधा बंदा कोई प्रॉब्लमेटिक हो, उसे डील करना ईजी होता है, बट आप पूरे एक एनवायरनमेंट को एक उसको नहीं आप चैलेंज एट टाइम्स कर पाते. सो देन यू शुड नो कि कब आपने वहां से हटके कहीं और जाना है. सो नोइंग व्हेन टू मूव, व्हेन टू शिफ्ट योर फोकस, व्हेन टू स्विच अ जॉब is also very very important, so that if your journey is clear to you, you will know it, it will come to you. And like the traits, there are certain habits जो बहुत पॉजिटिव होती हैं और जो बहुत हेल्पफुल हैं. ये वो हैबिट्स हैं जो मैंने खुद भी अडॉप्ट की हैं, एंड नॉट जस्ट मी, एनीबडी हु इज वर्कड विद मी और एनीबडी दैट आई नो थ्रू माई इन माई वर्क लाइफ, जो ये चीज़ें कर रहे होते हैं लोग, उनके साथ वो टीम प्लेयर्स होते हैं. उनके साथ काम करना और उन पे रिलाई करना, उन पे डिपेंड करना और उनके साथ किसी चीज़ को आगे लेके चलना ऑब्वियसली ईजी हो जाता है. एनीबडी हु टेक्स इनिशिएटिव्स, या तो वो इनिशिएटिव खुद लेते हो, उनमें इतना पैशन हो, या फिर वो एटलीस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकें. People don't even bother with that at times, in terms of and obviously I'm talking about those people जिनमें वो professionalism embedded नहीं है. So I think reading instructions is one of the first thing जो आप अपने स्कूल लाइफ में भी हर वक्त यही सुन रहे होते हैं ना, follow the instructions, ये वो, but still in your professional life क्लाइंट की खास तौर पे कई इंस्ट्रक्शंस होंगी, या कई जगह पे आपके सीनियर्स आपको कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आप वो चीज़ नहीं कर रहे और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. देन यू हैव टू डिस्चार्ज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज अगेन द सेम थिंग कि अगर आपने कोई चीज़ क्विट भी करनी है तो आप ऐसे तरीके से करें कि आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसे एक एक कंक्लूजन तक लेके जा रहे हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. You should exercise care and caution while handling things or getting consents where you have to, and especially जहाँ sensitive information है उसे कैसे handle और deal करना है, कौन सी चीज़ post करनी है नहीं करनी, that's very important. You should honor your word, because if you don't respect yourself and if you dishonor what you have committed, then nobody will respect you either. तो मेरे साथ हमेशा ये होता है कि अगर एक चीज़ किसी को कमिट की है और उससे आप वो डिलीवर करते हो तो आपकी रेपुटेशन अच्छी बनती है. और इस प्रोफेशन में, जैसे मैंने पहले कहा, रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत छोटी सी लीगल कम्युनिटी है और उसके अंदर अगर आप डिपेंडेबल और रिलायबल या somebody who's just done what they said that they would do, your chances of getting good reference letters, your chances of getting good feedback is going to be higher, and people will go out of their way to recommend you to certain job opportunities as well. Like one of my mentors, I had a good equation with, he was my teacher,
तो वो मुझे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद ही रेकमेंड कर देते थे कि भाई ये why don't you look at her profile or something, and they would recommend you to places where you never thought that you could be in those rooms because आपका कोई एक्सेस नहीं होता, लेकिन इफ यू लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन पीपल अराउंड यू जो आपको आगे रेकमेंड कर सकते हैं, तो वो people do tend to add value to your careers. And if you can build these equations with your seniors or with your teachers or with people that you're working with, I think you can stand out from the competition. एंड अनदर थिंग जो मैं ताबीन को भी बहुत बार बार कहती हूँ कि रिकॉर्ड मेंटेन ज़रूर करें आप। ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड नहीं है जो आपने किसी काम के लिए मेंटेन करना है, किसी एज पार्ट ऑफ एन असाइनमेंट। वो एक अपनी जगह है कि ठीक है आपने ऑफिशियल जो भी रिकॉर्ड्स अगर आपको दिए जा रहे हैं वो करने हैं, लेकिन आप अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने में आपको क्या क्या काम असाइन हुआ, आपने उसे कब कब कंप्लीट किया, कब नहीं किया, ये इस तरह का रिकॉर्ड अगर आप रखेंगे ना, तो कल को जब आप अपनी सैलरी निगोशिएट कर रहे हैं या जब आप अपने अप्रेजल की कोई मीटिंग चल रही है आपकी, तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ बैठ के अपना वो रिकॉर्ड और अपनी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या जो काम आपने किया है या जो भी किया है, आप उसको टेबल पे रखने की पोजीशन में होंगे। अदरवाइज जब रैंडमली पूरे दिन में आपको चीज़ें असाइन की जा रही होती हैं, यू डोंट टेंड टू कीप अ रिकॉर्ड, तो इवेंचुअली इन सच मीटिंग्स एंड इन सच डिस्कशंस वो चीज़ें आपको उस तरह से याद नहीं रहती। सो अगर आप अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जहां आप टास्क वाइज किस दिन असाइन हुआ, किस दिन आपने वो कंप्लीट करके सबमिट कराया, किस दिन आपके सीनियर ने उसे अप्रूव किया, अगर आप इस तरह से अपना इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी इन काउंटरिंग एनी एनी आर्ग्यूमेंट दैट कम्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर कि जी आप तो कोई काम नहीं करते या आपने तो इतना कुछ नहीं किया फॉर एग्जाम्पल। तो आप कह सकते हैं कि भाई 10 असाइनमेंट्स थी, वो मैंने विद इन 2 days 3 days के इंटरवल्स में आपको करके दिए हैं, तो ये मेरा टर्नओवर रेट है, ये मेरी ये फीडबैक आया था उसके ऊपर। तो इस तरह का रिकॉर्ड अगर आपको मेंटेन करने की आदत पड़ जाएगी तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज आप अपने आप को खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकेंगे, और आप अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है किसी मीटिंग में इन फ्यूचर, तो आप कम से कम अपने टास्क्स को और सारे काम को यू कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड देन गेट ड्यू पे फॉर इट, और whatever remuneration compensation जो भी बनती है आपकी, you can have a better chance of arguing that out if you maintain these records. So it's always good to have your own record. Any questions on this? Have you ever maintained such records in your I know mostly आप लोग students हो, but if you have any work experience, कभी आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा है, या what do you think about this? You think बहुत मुश्किल है इसको मेंटेन करना, या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सरमद? यस मैम। मैम इसमें ये है कि रिकॉर्ड मेंटेनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें अ, आपको ये पता चलता है कि आप कौन कौन से टास्क बेसिकली कर कर रहे हो। इसमें सेल्फ अफर्मेशन भी आ जाती है अपने आप की हम्म एट द लास्ट मोमेंट। जब आप चेक करते हैं कि क्या क्या मैंने टास्क किए हैं एट द एंड ऑफ मंथ, तो आपको पता चलता है कि आपने ये टास्क किए हैं। और मेरी भी आदत है डे के एंड में अपना जर्नल बनाने की, तो मैं पूरे दिन के टास्क अपने उसमें राइट करता हूँ। तो ये हम्म पॉजिटिव चीज़ है। नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ है। अक्सर लोग नहीं करते, मैं भी मोस्टली पहले नहीं करती थी, फिर मुझे हुआ कि नहीं यार, दिस इज़ अ प्रैक्टिस दैट अगर मैं इनकलकेट करूँ तो आई विल हैव a more evidence based, more record based sort of position to build my case कि मुझे क्यों सैलरी में सपोज इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, या क्या 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 काम है जो मैंने किया, किस तरह से किया, क्या फीडबैक आया। सो इट रियली हेल्प्स एंड वर्क्स टू योर एडवांटेज, क्योंकि you should make the effort to produce the work that you think you are worth, and then if you have इस तरह का कोई record to support it, तो आप ज़्यादा strongly अपने केस को argue कर सकते हैं, and it's very helpful, and I hope that if you guys start doing it, आपको भी आगे ये चीज़ help करे। and I would like your feedback on it, जब जब भी आप job कोई करते हैं और आप इस तरह से इन चीज़ों को अगर adopt करते हैं,
तो मे बी 1 year 2 year 3 years डाउन द लाइन आपको अगर कभी लगे कि इसके ऊपर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, तो आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू guys again on this point. And on just last couple of like 1 or 2 slides, some personal insights, what I have done in my life. I have said yes to opportunities and to responsibilities, because when you say yes, तो opportunity के साथ साथ responsibility भी आती है. But then your work should speak louder than your words. अगर आप yes किया है किसी चीज को, तो आपके your work should speak for who you are. Not your introduction should be the work that you do, not who you are as as a person or whatever, but what you do in your life should become your introduction. And I think that shows how, if you're successful. But that's just my philosophy. You may have a different view on it, that's fine. You should take every opportunity to build honest and genuine connection with people. ये बहुत कम होता है. लोग generally professional life में जब एक दूसरे से engage करते हैं, तो कोई honest या genuine heartfelt connections नहीं होते. They're very transactional in nature, मतलब है अच्छा ये काम है वो. But अगर आप if you take every opportunity where you get to meet people and you foster some sort of genuine interest in what they're doing, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ genuine आप you feel for them, you're there for them when they need you, and you assist them without expecting anything in return, that's really priceless. Because मैं आपको बता नहीं सकती कि कौन सा कनेक्शन कब किधर आपको कहाँ पे रेकमेंड कर दे, कहाँ पे इन्वॉल्व कर ले, और आप कहाँ से कहाँ चले जाओ, ये आप सोच भी नहीं सकते. आप कोई अच्छा किसी के साथ करते हो, वो कहीं ना कहीं से वापस आपको मिलता है, मेरी बड़ी स्ट्रांग बिलीफ है. But it's building honest and genuine connection with people. This is real networking for me. You can't, and by honest and genuine connection, I mean that you have to be there for them. उन्हें कभी ज़रूरत हो आपकी, तो you're there for them. It takes a lot of toll. Not everybody can do it. टाइम नहीं होता या जिम्मेदारियां whatever, but जो भी आप connections बनाओ, कोशिश करो कि आप उनमें genuinely invested हो. That really helps. आपकी personal equations with people बहुत मैटर करेंगी. if you help people, if you help others when they need you, and don't expect anything in return, I think you will get a lot of reward. Because ये मैंने आजमाया हुआ है, मेरे साथ हुआ हुआ है. एक और चीज़ जो मैं बहुत करती थी, I used to read and I still do. I read about people that inspire me. उन पे कोई बुक लिखी है किसी ने या कुछ, मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ. Whatever information I can find. So anybody who inspires me or that intrigues me, I like to read about such leaders or such people, क्योंकि उनकी जर्नी से भी हम बहुत सीखते हैं. और अगर वो अलाइव हो या कुछ, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं उनसे कनेक्ट कर सकूँ, शेयर कर सकूँ कि उनके काम के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं. तो इसको कोल्ड ईमेलिंग भी कहते हैं. इट्स अ स्ट्रेटजी दैट इज अडॉप्टेड. अगर आप किसी के काम से इंस्पायर्ड हो, जैसे जुगनू प्रोजेक्ट है जोरा अहमद का कराची में, वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को डॉक्यूमेंट करती है. ऑल आई रियली लाइक व्हाट शी डज. तो मैं उसको लिंक्डइन पे मैसेज करूंगी. मैंने उसका काम अगर पढ़ा हुआ है, मैं उसे कहूंगी कि आई रियली अप्रिशिएट दिस, इट्स रियली गुड, and I'd like to share more information or exchange numbers or whatever. आहिस्ता आहिस्ता आप एक equation बना लेते हो, and then इस तरह से synergies और collaborative practices develop होती हैं basically. So it's very helpful to do that. And I used to collect lots of inspirational quotes also. So हैबिट होती थी मेरी, रीडर्स डाइजेस्ट जब आता था तो उसके एंड पे कोटेशंस होती थी. या अभी भी जहाँ पे भी मुझे ये लीडर्स या जो लोग इंस्पायर करते हैं, I try and learn from their quotations, because they're really helpful. At least for me, they've been really helpful. They've helped me stand out, because they've taught me so much. And you learn a lot when you read about positive role models in your life. You should be a little adventurous and you should be open to innovation. You should read beyond headlines and your subject. You should invest more time in learning about a certain field or project or whatever it is that you're doing, that will help you go forward. ज़्यादातर लोग headlines पढ़ते हैं या tweets के ऊपर के बस headmarks पढ़ लेंगे, whatever. सुपरफिशियल नॉलेज ज़्यादा है लोगों की ना. तो अगर आपने कंपटीशन से अपने आप को
डिस्टिंग्विश करना है तो आपके पास कम चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, लेकिन वो पूरी नॉलेज हो या वो एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हो, उसमें डीपर आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल देन बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. सो ट्राई एंड इन्वेस्ट इन specific areas rather than commenting or trying to have an opinion on everything, because it's important to find your niche and your pathways. अगर एक चीज काम नहीं करी, आप दूसरा तरीका ट्राई कर लें, but you should not give up. You should try to change your strategies until you get to the point that you want to get to. But you should still be ready to embrace rejection or any change of circumstances. अब कोविड की वजह से बहुत चीज़ें बदल गई थी and we had to rethink so many things, and that's fine. So come to terms with the fact that things will change. They will not go as per plan, and that's okay. For me, health and family comes first always, and also self-care now with age. So I think वो priorities भी हमारी बड़ी clear होनी चाहिए. Don't make work your entire personality. Try and add other dimensions to your personality, that will definitely help you in your career also. In ways that you will not realize, but it does. So अगर आप सिर्फ अपने काम से related चीजें करें, that's not a healthy strategy. You should be, you should have a bigger, wider world view than just your work. You should adopt collaborative approach. You should develop synergies with people. लेकिन कुछ लोग हैं जिनके साथ आप जो मर्जी करें, आपकी इक्वेशन नहीं सेट होगी. तो healthy boundaries होना भी बहुत जरूरी है. But they don't have to become toxic. You don't have to become enemies. You don't have to badmouth people. You don't have to hate them for being, different or not having an equation with you. Even if they're your rivals, I think it's best to just leave them alone and not say anything. You should not be somebody just say ऑफिस के अंदर कोई गॉसिप जनरेट हो रही हो, या कोई ऐसा बंदा या बंदी हो आप जो इस तरह की टॉक्सिसिटी लेकर आ रहा हो एट द वर्क प्लेस. फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड नो कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एंड यू शुड स्टिक टू दैट. जो रैट रेस होती है या जंपिंग ऑन बैंड वैगन्स होता है, उसको अवॉइड करें. यू शुड स्टिक टू व्हाट इज योर ट्रूथ एंड what brings you authenticity. Otherwise, you lose yourself in the larger, जो रैट रेस चल रही होती है. तो ऑथेंटिक रहना बहुत जरूरी है. Authenticity comes when you have done the work, you've put in the hours, and you know your stuff. And when you take principled stances without distinction or discrimination, which is very important. हमारा जितना polarized society बन चुकी हुई है, people take personality based stances. किसी एक लीडर के पीछे लग जाएंगे, किसी एक इदारे के पीछे लग जाएंगे. Not a good strategy. I think if you want to be authentic as a person, or you want to be taken seriously, you want something that people should listen to you, or eventually that your work should be respected, it's important if it's objective. अगर वो biased है, उसमें किसी भी तरह की personality specific stances हैं, तो आपको या अगर आप लोगों की बैशिंग करते हैं, आपके पास बेटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, एक्सेप्ट फॉर ब्रिंगिंग अदर पीपल डाउन, तो that kind of exchange will not bring authenticity to your work. And the focus should be कि आपके काम की respect होनी चाहिए. You should be known through the work you do, and then the work should be a principled and professional in nature rather than a personal attack on anyone. उसके लिए one of the best tools is कि आप evidence based approach रखें अपने काम में. Let the data speak. अगर data किसी जगह पे नहीं है, तो make the effort to collect it if you can, or just use whatever what tools you have. You can write letters to organizations. Sometimes इदारे दे देते हैं data, sometimes नहीं भी देते, it's fine. But जितना आप अपने approach को evidence based रखेंगे, या आप primary data खुद भी collect कर सकते हैं through the primary data tools that you have, surveys and interviews वगैरह करके, और अपनी reports खुद भी generate कर सकते हैं. आपको किसी project या assignment का wait करने की जरूरत नहीं. आज के दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा initiatives खुद ले रहे हैं, which is great. So you don't need to wait for, somebody to assign something to you. You can take on a passion project yourself as well and try and contribute to that field through your
your work, and that's how you can go forward. मेरे सर ने मुझे कहा था, जो मेरे मेंटोर हैं बेसिकली, कि आप अगर अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये कोशिश करो कि हर महीने कोई 2 आर्टिकल्स आपके न्यूज़पेपर में छपने चाहिए, यानी उनकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो न्यूज़पेपर वाले छाप दें। तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू विल हैव सो मच, लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ बॉडी ऑफ वर्क जो लोग पढ़ चुके होंगे या आपके नाम के साथ एसोसिएटेड होगा, और आपका उस फील्ड में एक नाम बन जाएगा। सो इफ यू आर कंसिस्टेंट in the work that you do and you produce the work in that field with consistency, कि आप एक फोकस के साथ आप उस चीज के ऊपर हर एंगल से लिख रहे हैं, वो पब्लिश हो रहा है, या जहाँ भी उस फील्ड से रिलेटेड कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है, यू आर देयर ट्राइंग टू मेक योर contribution to it, and you're documenting your participation in that process, तो आप आहिस्ता आहिस्ता यू विल emerge as an authority on that field or in that field, or you will emerge as somebody जिसका काम उस चीज से, मतलब you will be authentic in your arguments, you'll be somebody who will be respected for what you're saying because it comes on so much published work that you've done on that area. So वो बहुत important है जो आपको आगे लेके जा सकती है चीज. So in the first month I just had 1 article, फिर 2-3 महीने और लग गए जब मेरा दूसरा आर्टिकल आया, करते 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 eventually I got better at it, और अब इतने ज़्यादा आर्टिकल्स और वो सब कुछ है, इट्स अ होल बॉडी ऑफ वर्क जो विमेन इन लॉ या जस्टिस सेक्टर पे जेंडर लेंस के थ्रू मैंने काम किया है, कि वो पूरा एक like it's become a whole thing, and I can put it together and publish a whole book on it now after 8 to 10 years. तो आपको भी रियलाइज नहीं होगा अगर आप, इफ यू स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट राइटिंग इन योर फील्ड और प्रोड्यूसिंग वर्क इन योर फील्ड, वेदर इट्स थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन्स और पोस्ट, जो ये जैसे मसावी वालों ने किया था निकाह नामा के ऊपर जब किया था, तो इट डजंट हैव टू बी एन आर्टिकल, यू कैन सिलेक्ट एनी मीडियम. आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं किसी तरह की, आप वो कर लें, आप जूम सेशंस करना चाहते हैं, कुछ भी, बट आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट करते रहें एंड डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम टू यू. क्रिएट इफ यू कैन, बिकॉज नाउ अ डेज इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, थिंग्स आर ये जो इंटरनेट एंड ऑल दीज टूल्स really make it worthwhile. So the next session that we have is going to be on 10th of December 3 to 4. Hopefully आज तो हमारा थोड़ा ऊपर चला गया time, but it's very interesting because it's with Aisha Jagirani. She's a Pakistani female lawyer, but she's based in China and she does space law. And that's, I think, huge. It gives me a lot of pride to see her do this in China, because space law का पाकिस्तान में क्या स्कोप है क्या नहीं है, we all know that, but she did not let that come in between her passion for this area of law and this field. And she's now the Director General at the Department of External Relations and Legal Affairs at the Asia Pacific Space Cooperation Organization, APSCO, China. So किस तरह से इन्होंने अपनी स्पेस बनाई, इनकी जर्नी क्या थी, ये कैसे पहुंची स्पेस लॉ में, और अब ये क्या कर रही हैं, इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट. सो आई होप दैट यू गाइज विल जॉइन अस. जिन्होंने साइन अप किया था उनको तो हम इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक ईमेल भी कर देंगे, लेकिन हम सोशल मीडिया हैंडल वगैरह पे भी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, एंड दैट विल बेसिकली बी. सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, बट फ्रॉम आयशा सेशन हमारा जो थीम बेस्ड monthly sessions होंगे, we will be starting those. Any questions? अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम. दिस इज मरियम. जी वालेकुम सलाम मरियम, आपने लेट ज्वाइन किया हमें. यस मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया. एक्चुअली कुछ इश्यूज हो गए थे तो मेरा लेट हो गया, इंटरनेट इशू था. एक्चुअली मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि आई एम जस्ट अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि शुड आई गो फॉर लिटिगेशन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोर्ट प्रोसीजर और ये सब चीजें भी समझना जरूरी होती हैं. तो उस हिसाब से मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि राइट नाउ, अब जैसे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, कुछ ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और इस तरीके की डिफरेंट चीजें होती हैं.
तो मुझे उनको ऑप्ट करना चाहिए इस टाइम पे, या फिर मैं डायरेक्ट लिटिगेशन की तरफ जाऊं और कानून जैसे हमारा जो लॉ है वो सीखूं? यार जो 2 साल का लिटिगेशन का एक्सपीरियंस है या एक्टिव लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अहम इसलिए भी है कि अगर आपके पास वो है तो कल को अगर आपने सपोज जुडिशरी के इम्तिहान देने हैं या आपने प्रोसिक्यूटर के इम्तिहान देने हैं कुछ, तो आपकी जो एक्टिव लीगल प्रैक्टिस है ना 2 इयर्स की, वो एक मिनिमम रिक्वायर्ड पीरियड होता है जो आपको अगर हो तो आप एंटाइटल्ड होते हो टू अप्लाई। सो अपने प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने के लिए जो 2 साल का इनिशियल अरसा है ना किसी भी लिटिगेटिंग लॉ फर्म में स्पेंड करना, वो बहुत अहम है। बिकॉज उससे ना सिर्फ आपको ये प्रोसीजर और कोर्ट्स का जो इन एंड आउट है वो समझ आता है, कल को अपने रिसर्च या जुडिशरी साइड पे या टीचिंग साइड पे भी कुछ भी करना हो या इन हाउस काउंसिल किसी कंपनी के साथ जाके काम करना हो, तो दैट एक्सपीरियंस इज वर्थ वाइल। तो आई वुड डेफिनेटली इनकरेज कि आप अगर 2 इयर्स अपना एक्टिव लीगल प्रैक्टिस का टाइम पीरियड पूरा कर लेती हैं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आप हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगी, आप जुडिशरी के इम्तिहानों के लिए बैठ सकेंगी। सो लाइक आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी अगर आपके पास ये 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम द इशू इज कि मैं मतलब चाह रही थी कि कॉर्पोरेट साइड पे अपना करियर बनाऊं। तो उस हिसाब से फिर अगर जो ये मेन टाइम होता है, क्रुशियल टाइम होता है, जैसे आपने कहा 2 साल का, तो अगर ये सारा टाइम लिटिगेशन में चला जाए तो फिर वो जो कॉर्पोरेट साइड का एक्सपीरियंस होता है वो फिर नहीं आपको मिलता। अच्छा, तो आप देखो लिटिगेशन कॉरपोरेशंस की भी तो हो रही होती है ना, लाइक उनके मतलब बैंकिंग कोड्स भी हैं, फिर कंपनीज के इतने अपने मैटर्स होते हैं, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन अक्सर वो कर रहे होते हैं। एक्टिव लीगल प्रैक्टिस में मतलब कंपनी के डिस्प्यूट्स भी तो आ जाते हैं ना। सो वो एस्पेक्ट अपनी जगह अहम है। ये 2 साल का पीरियड ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस से पहले ही करो। अगर आप एक आधा साल पहले किसी कंपनी के साथ काम करना चाहती हो और उसके बाद लिटिगेशन वाली साइड देखना चाहती हो, तो वो यू कैन चूज दैट कि आपने पहले क्या एक्सपीरियंस लेना है और बाद में। लेकिन एट सम पॉइंट इन योर करियर जितनी जल्दी आप ये 2 साल पूरे करोगी उतनी जल्दी आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलेगा। और हाई कोर्ट का लाइसेंस होना जो है वो आपके प्रोस्पेक्ट्स इन कंपनीज भी इम्प्रूव करेगा, राइट। सो इसलिए मैं सिर्फ कह रही हूँ कि डिले, लिटिगेशन को डिले करने से हाई कोर्ट का लाइसेंस डिले हो जाता है। तो वो आपको सोचना चाहिए। और आपकी सीनियरिटी भी जो है इस प्रोफेशन में वो काउंट होती है कि आपको कब किस दिन कौन सा लाइसेंस मिला, उसकी बेसिस के ऊपर काउंट होती है। तो इस वजह से अपना कम से कम हाई कोर्ट के लाइसेंस का जो टाइम पीरियड है ना उसे पूरा करके हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने के बाद अगर आप कॉर्पोरेट एडवाइजरी काम में जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल आपके प्रोग्रेशन के लिए वो एक बेहतर ट्रजेक्टरी होगी। बट ऑब्वियसली आप बेहतर समझती हैं कि आपके यस पास क्या मैम। अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं। But try, ऑलराइट मैम, try थैंक यू to सो do मच। litigation with some corporate lawyers, and I think you will be able to get both worlds, कि corporate काम भी होगा and at the same time litigation वाला experience भी पूरा हो जाएगा। यस मैम, ये आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, थैंक यू सो मच। मैम जस्ट दिस लास्ट क्वेश्चन के व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप्स, अब्रॉड स्कॉलरशिप्स, व्हाट डू यू से ऑन दैट? यार स्कॉलरशिप्स बहुत सारी होती हैं, कुछ एचईसी की हैं, कुछ उसके बाद ये डिफरेंट स्टेट्स की होती हैं, जैसे शेवनिंग स्कॉलरशिप यूके वाले देते हैं। इसी तरह फुल ब्राइट की जो स्कॉलरशिप है वो यूएस की यस मैम, लिए होती है। like इन directly applying for that, is it a good opportunity? like आप डायरेक्टली डिग्री के बाद आप एमएस स्टार्ट कर दो, एलएलएम वगैरह? सो हाँ, कुछ कुछ ये स्कॉलरशिप्स जो होती है ना ये होती हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, कुछ में पीएचडी और उसके अलावा भी प्रोग्राम्स कवर होते हैं। लेकिन जो ये मास्टर्स वाली फुल ब्राइट और शेवनिंग दोनों मास्टर्स प्रोग्राम को भी कवर करती हैं। अब ये आपसे जीआरई का रिजल्ट भी मांगेंगी फुल ब्राइट वाले खास तौर पे, तो जीआरई का एग्जाम देना पड़ता है आपको। उसकी तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, ठीक है। और अक्सर लोग जो वकालत करते हैं उनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती तो जीआरई का एग्जाम प्रिपेयर करके वो देना, उसका स्कोर इतना आसान नहीं होता। सो वो एक मतलब चीज़ आती है। फिर उसके बाद जाहिर है आपकी एप्लीकेशन में
आपने अपना पैशन या कमिटमेंट एक चीज़ को अगर दिखानी है, तो जो स्कूल में आपने अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं वो अक्सर काफ़ी नहीं होती। और ये वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं ये competitive बहुत ज़्यादा होती हैं, इसमें ऐसे ऐसे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आ रहे होते हैं। तो इसलिए कम से कम एक आधा साल तो आप अपने आप को दो, ताकि आपके जो प्री रिक्विजिट्स हैं कि अगर कोई इम्तिहान देना है इनसे पहले वो आप दे सको, उसकी तैयारी कर सको, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी कर सको एप्लीकेशन की, तो फिर ही आप अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। Yes, may I add something? श्योर। Yeah, so also from also going through this process, like just researching about it, कुछ institutions जो हैं वो require that there is a requirement of work experience, like जैसे आपके IVs हैं उनमें minimum admission के लिए, I believe if I remember correctly, masters programs के लिए 2 years of work experience required होता है, and scholarships में भी आपका रिकॉर्ड जितना बेहतर है, जितना आपका वर्क एक्सपीरियंस है, it eventually helps you more, just from researching and also from speaking to people who have gotten these scholarships. And like you said, Miss, they are so competitive, so they definitely will prefer work experience over, बिल्कुल fresh जो होते हैं, unless you have extremely brilliant grades. That's just like the realistic experience there. Yeah. Any other questions? And the questions, वही यस again मैम। can be anything, they don't have to be specific to the topic जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर आपको जनरल भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नॉट जस्ट सवाल, अगर कोई थॉट्स या कोई फीडबैक या कंट्रीब्यूशन भी आपने करनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो भी कर सकते हैं। मैम आई हैव अ सजेशन फॉर यू। जी बताएं। मैम बेसिकली ये है कि एज अ स्टूडेंट हमें नहीं पता होता कि लॉ फर्म ज्वाइन करने के बाद किस तरह अपना टाइम स्पेंड करना है एक लॉ फर्म में, लिटिगेशन लॉ फर्म। तो हम मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि इन आप एक सेशन ऐड कर सकती है अपनी मेंटोरशिप प्रोग्राम में कि हाउ टू स्पेंड फर्स्ट और 2 years इन अ लॉ फर्म, हाउ टू ताकि स्पेंड। स्टूडेंट्स उससे, अच्छा, और फर्स्ट और सेकंड ईयर इन लॉ फर्म। आई ट्राई टू गेट अ मेंटोर जो इसके ऊपर, जिनका अपना लॉ फर्म का ऐसा एक्सपीरियंस हो जो वो शेयर कर सकें, क्योंकि मैंने खुद लॉ फर्म में ज़्यादा टाइम काम नहीं किया। आई कांट स्पीक टू दिस, बट इफ़ आई फाइंड समबडी जिसका इस तरह का एक्सपीरियंस हो, तो वो मैं ज़रूर आई ट्राई टू गेट दैट पर्सन ऑन बोर्ड, ताकि ये वाली चीज़ एड्रेस हो जाए। आई लुक फॉर समबडी रेलिवेंट जो ये काम कर सकेगा। बट थैंक यू सो मच, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि हम किसी एक महीने में, लेकिन अभी तो अगला स्पेस लॉ पे है, बट हम कोशिश करेंगे कि 2025 में इसको हम किसी एक मंथ में स्केड्यूल ज़रूर करें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। Miss, I think a very one small thing that I would just like to comment on is que, particularly when you were talking about what you think your purpose is. So, Miss, in my own personal experience, I found it easier to work through the process of elimination rather than having just the strict goal ke, oh, I absolutely just want to do this. So, like, जैसा मैं personally एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा strict और rigid नहीं है in what I want and what I don't want. But taking, all of these experiences like teaching and then, working in women in law, working in a corporate side, working at a litigation firm, all of those experiences helped me understand what I truly want from my career and from my life and what truly interests me. Because when I started out, I was like, oh, मैंने तो करना ही human rights है. But then, when I took all these different experiences, I realized that, okay, definitely I like human rights, but I like other things as well. Like, don't just close yourself, and especially important for you guys because you guys are just starting out. Don't just close yourselves कि यार या तो हम लिटिगेशन ही करेंगे या हम रिसर्च ही करेंगे या हम इन हाउस ही करेंगे. Don't limit yourselves. The beauty of being so young is that you have time. Yeah. Take the Yes, time to yes, I figure it don't know out.
if I wasn't clear enough, but मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि आपको strategies, फर्क फर्क या different चीजें try out नहीं करनी चाहिए. All I meant with the purpose was कि एक चीज होती है ना, like for example, like why do you do law? अक्सर एक सवाल पूछा जाता है स्टूडेंट से कि आप लॉ क्यों करना चाहते हैं. तो it's one of those things कि like what is it that really drives you. अगर आपने टीचिंग भी सपोज एक्सपीरियंस करनी है या इन हाउस काउंसिल एक्सपीरियंस करना, whatever, ultimately, what is it that guides your, thought process. So it was more about that very core driving force inside you, that voice that gives you the motivation to do something in the first place. And then of course Definitely, Miss. trying out different uh, whatever menu there is in that field, that's definitely something that I would also encourage, because तभी पता लगता है कि अच्छा कौन सा वाला रास्ता आपको आगे लेके जाएगा या कौन सी वाली चीज better fits with your plan. So जैसे मैंने भी कहा कि मैं पहले कर रही थी litigation, फिर छोड़ के I said नहीं, teaching होगी, and teaching के साथ साथ I will do what women in law basically. And so like वो try out करने से ही आता है, but at the core of it was कि भाई किस तरह से मैं अपनी legacy create कर सकती हूँ, एक टीचिंग के जरिए, एक women in law के जरिए. So both of those things are now like they're not at conflict with my core desire from how I spend my life in this world, professional life particularly. So वो तो मैं बिल्कुल एक core उस value की बात कर रही थी कि like what is it that makes you do what you do basically. But anyway, Yes, definitely, but also just like one another small thing. Like you're talking about the core. So I'm just gonna share a funny experience of mine. So at my core, I was like, definitely I came from the aspect I'm privileged, so I want to work for human rights. But then, as I got into that field, I was like, नहीं मैंने तो करना ही सिर्फ अपनी emotional fulfillment के लिए ये काम है. And then ultimately I realized, okay, I need emotional fulfillment, but I also do need money. So then it sort of, went into, okay, maybe I should try a field that makes me money. And then I went there, I mean, irrespective of the fact that it didn't make me any money. But, it's like that sort of thing. I feel like I believe your core and everything can also change yeah, with, how much you interact with each field. And I think that is very important for young lawyers, that you need to experiment and you need to figure out like आपकी core values या आपकी general जो beliefs हैं वो as a student are very different than when you become an actual working professional. So I think that's very important to also have that thing inside you कि just the trajectory that you have chosen for yourself is not the only thing that you can ever do. Try everything and figure out what you like best. बिल्कुल सही. तो ऑन दैट नोट, अगर किसी और ने कुछ नहीं कहना, कमेंट्स या रिफ्लेक्शन या क्वेश्चंस, तो वी कैन कॉल इट अ डे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, and I look forward to seeing you on future sessions of the mentorship program, and we would love your feedback, so you can write to us with your thoughts as well, email के जरिए या whichever way you want to contact, and you can keep sending us your suggestions. जैसे अभी सरमत ने भेजी है, तो हम ताकि अकॉर्डिंगली सेशंस ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें, विच एक्चुअली यू गाइज वांट टू गेट मेंटोरशिप ऑन. सो आपके सपोर्ट के साथ ही हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं. सो आई एम रियली रिलाइंग ऑन यू गाइज टू गिव मी आइडियाज और एटलीस्ट सजेस्ट what we should try and work on next in terms of which field, which person should we get on board, so on and so forth. Thank you so much, and take care. Khuda Hafiz. Thank you so much, Miss. Allah